So we are moving with the new topic, that is our continuation from the previous topic. In the previous topic we have seen the complete fundamental and the Mendelism. Now we are moving how the Mendel has performed his experiment. So the experiment of the Mendel is called as Mendel's hybridization experiment. Mendel के experiment को Mendel's hybridization experiment कहा जाता है. हमने देखा था मेंडल के सक्सेस के पीछे रीज़न ये था कि मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर की स्टडी की. व्हेन ही वाज कंफर्म्ड अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द वन कैरेक्टर, देन ही यूज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द टू कैरेक्टर, फिर तीन कैरेक्टर, इस तरीके से एक एक करके उन्होंने कैरेक्टर को बढ़ाया. ही डिड नॉट सो लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं थे कि एक साथ कई कैरेक्टर को लिया. और उसके पहले के वर्कर्स ने मल्टीपल कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करने की कोशिश की. दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ दोज वर्कर्स. सो मूविंग ऑन टू द मेंडल्स वर्क, मेंडल ने सबसे पहले स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल पेयर ऑफ द कैरेक्टर. एक ही कैरेक्टर का स्टडी करना शुरू किया. एंड दीज कैरेक्टर्स आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कंट्रास्टिंग का मतलब आप जानते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स टू से द कैरेक्टर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्म ऑफ ईच अदर. If character is height, so contrast character will be tall and dwarf. If the character is color of flower, so the contrast form will be red and white or violet and white. He studied the inheritance of the 7 characters. उन्होंने पी प्लांट के साथ ऐसे कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया. ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में. He has chosen the 7 characters of the pea plant which are having exactly contrast appearance from each other. हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्पेसिफाइसिटी थी, आसानी से उनको पहचाना जा सकता था. So he has chosen the 7 pair of the characters. Each characters were having 2 contrast form. Mendel's experiments are known as hybridization experiments since he has performed the hybridization. And the characters were chosen by Mendel's are कौन कौन से characters उन्होंने चूज किए थे? Let's see. So here in that table you can see I have just mentioned the character on which chromosome these characters are present, or the genes of these characters are present on which chromosome. Out of these characters, which one is its dominant form, which one is its recessive form, and in F1 generation what kind of the character will be applicable. पहला character उन्होंने लिया था color of the flower. The genes of the color of flower is present on the first chromosome. The dominant form of the color flower या flower का color का dominant either red or the violet, and recessive character is white colored of the flower. And what is F1 character? That is red or violet. Second type of the character, pod shape. pod मतलब फली का shape. पोजीशन 4th क्रोमोसोम पे इसका जीन मिलता है. डोमिनेंट होगा, इन्फ्लेटेड शेप होगा तो डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड होगा तो रेसेसिव. इन्फ्लेटेड विल बी देयर इन F1 जनरेशन. पॉड कलर 5th क्रोमोसोम पे मिलेगा इसका जीन. 2 तरीके के कलर मिलते हैं. ग्रीन इज देयर डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव. ग्रीन विल बी देयर इन F1 जनरेशन आल्सो. द सीड शेप 7th क्रोमोसोम पे मिलेगा. राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज द रेसेसिव, एंड द F1 हाइब्रिड इज हैविंग द राउंड सीड. द सीड कलर आर स्कॉटिलिडन्स कलर. पोजिशन ऑन क्रोमोसोम फर्स्ट. येलो कलर डोमिनेंट होगा, ग्रीन कलर रेसेसिव होगा. F1 हाइब्रिड में क्या दिखाई देगा? येलो कलर दिखाई देगा. फ्लावर की पोजीशन 4th क्रोमोसोम पे मिलेगी. एक्सियल और टर्मिनल 2 पोजीशन मिलती है, तो एक्सियल पोजीशन जो होगा वो डोमिनेंट और टर्मिनल रेसेसिव होगा. एंड एक्सियल कंडीशन मिलेगी F1 जनरेशन में. प्लांट की हाइट 4th क्रोमोसोम पे टॉल हाइटेड एंड ड्वार्फ हाइटेड. टॉल विल बी डोमिनेंट एंड ड्वार्फ विल बी रेसेसिव, and tall will appear there in the F1 generation. So this is what all 7 characters. इसमें याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 3 कैरेक्टर इंडिविजुअल हैं और 2 कैरेक्टर्स पेयर में है. पॉड शेप एंड पॉड कलर, मतलब पॉड के 2 कैरेक्टर उन्होंने लिए, शेप एंड कलर. और कॉटिलीडन या सीड के 2 कलर लिए, सीड का शेप और सीड का कलर. सो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स. और फिर उसके बाद में बहुत कॉमन है, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट एक अलग है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर अलग है, और कलर ऑफ फ्लावर अलग है. ये 3 कैरेक्टर अलग थे. तो बाकी आपका पॉड शेप, पॉड को उठाए तो 2 कलर कैरेक्टर वहाँ से लिए, पॉड शेप एंड पॉड कलर. सीड का कैरेक्टर उठाए तो सीड से 2 कलर लिए, सीड शेप और सीड कलर. फिर 3 अलग से कैरेक्टर आए. 1 इज कलर ऑफ द फ्लावर, 1 इज पोजीशन ऑफ फ्लावर, एंड 1 इज द हाइट ऑफ द प्लांट. मूविंग ऑन टू द एक्सपेरिमेंट और डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया
ही हैज़ परफॉर्म द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट बिटवीन द टू प्योर प्लांट जिसमें किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स का या जीन्स का मिक्सचर नहीं होता है, प्योर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। और प्योर प्लांट्स का मतलब होता है द प्लांट विच इज कम्प्लीटली होमोजाइगस। हम ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड अभी आगे समझने वाले हैं। सो द क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट ही हैज़ परफॉर्म, उन्होंने दो ऐसे प्लांट का सिलेक्शन किया जो पूरी तरीके से प्योर थे, जिसमें किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स का कोई मिक्सचर देखा नहीं गया। एंड दीज प्योर प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज होमोजाइगस फॉर कैरेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्योर प्लांट और प्योर लाइन और प्योर कैरेक्टर, सो प्योर कैरेक्टर या प्योर लाइन का मतलब होता है द कैरेक्टर विच इज होमोजाइगस, दैट इज कॉल्ड एज प्योर कैरेक्टर। अब उन्होंने सपोज करें एक कैरेक्टर उठाया, सपोज हाइट उठाया, कलर ऑफ फ्लावर उठाया, पोजीशन ऑफ द फ्लावर उठाया, या आपका पॉट शेप उठाया, सीड शेप उठाया, सीड कलर उठाया, कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किया। तो वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद द हाइट ऑफ द प्लांट, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर है। तो हाइट ऑफ प्लांट उन्होंने लिया, तो हाइट एक कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर के दो ट्रेड बने, वन इज टॉल एंड वन इज शॉर्ट और ड्वार्फ। ओके, इज इट क्लियर? एक कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया हाइट, सपोज करें फ्लावर पोजीशन लेते तो उसके दो ट्रेड बनते, एक्सियल एंड टर्मिनल। हाइट लिया तो उसके दो ट्रेड बने, टॉल एंड ड्वार्फ। यही तो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है कि आप अलग से टॉल को पहचान सकते हैं थ्रू द ड्वार्फ, आप एक्सियल फ्लावर को अलग से पहचान सकते हैं फ्रॉम द टर्मिनल फ्लावर। आप सीड कलर उठाते हैं तो येलो सीड कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ग्रीन सीड। सो दिस इज व्हाट, तो उन्होंने कैरेक्टर उठाया हाइट या कोई भी एक कैरेक्टर लिया 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर में से, और उसके दो कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स देखे। माय डियर चाइल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा एक डेप्थ है पॉइंट में समझना चाहिए अपने को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड द ट्रेड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड द ट्रेड? तो कैरेक्टर किसी भी आर्मीज का कोई फीचर होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। हाइट इज द कैरेक्टर, कलर ऑफ फ्लावर इज द कैरेक्टर, पोजीशन ऑफ फ्लावर इज द कैरेक्टर। और इन कैरेक्टर के तो कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म जो होंगे वो उसके ट्रेड्स कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर आई हैव जस्ट रिटन द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, व्हाइल डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ अ कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म जो मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड्स। जैसे हाइट लिया तो हाइट के टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग ट्रेड्स बनेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि उन्होंने आगे कैसे कंटिन्यू किया, तो सबसे पहले उन्होंने प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया और प्योर प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया। सपोज वी हैव टेकन वन प्लांट दैट इज ऑफ द हाइट, हाइट को कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, उसके दो ट्रेड्स बनेंगे ड्वार्फ एंड द टॉल। तो कैरेक्टर क्या थे? पूरी तरीके से प्योर थे, दैट इज प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। इन्होंने उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है। यू नोज वेरी वेल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन उसी को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर और मेल फ्लावर एंड दैट हैज़ टू बी डस्टेड ओवर द स्टिग्मा, और उसको फिर बैक कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, सो दैट कि नो अदर मिक्सचर ऑफ द कैरेक्टर और पॉलिन ग्रेन विल ऑब्जर्व। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में उन्होंने दो तरीके से इसको कराया, या कंट्रोल्ड पॉलिनेशन दो तरीके से कराया। या तो शॉर्ट फ्लावर का पॉलिन ग्रेन डस्ट किया लॉन्ग फ्लावर की स्टिग्मा पे, या तो लॉन्ग फ्लावर का पॉलिन ग्रेन डस्ट किया शॉर्ट फ्लावर की स्टिग्मा पे। सो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय द आर्टिफिशियल मीन डस्टिंग ऑफ द पॉलिन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो फर्स्ट जनरेशन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, व्हेन ही वाज एबल टू मेड अ क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स विच वर कम्प्लीटली प्योर, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। तो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, द कंप्लीट प्लांट्स आर ऑल द प्लांट्स वर हाइब्रिड। जब प्योर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया तो सारे के सारे प्लांट कैसे थे? हाइब्रिड्स थे, और सभी के सभी टॉल थे। जस्ट टेक अ लुक हियर, दिस इज द प्योर टार प्लांट, दिस इज प्योर ड्वार्फ प्लांट। हमने कैपिटल टी से प्योर टाल को बताया और स्मॉल टी से प्योर ड्वार्फ को बताया हुआ है। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो दो गैमेट्स निकल के बाहर आ जाएंगे। डिप्लॉइड कंडीशन थी सेल की, ये भी डिप्लॉइड कंडीशन है सेल की। गैमेटोजेनेसिस होगा तो ड्यू टू द गैमेटोजेनेसिस व्हाट विल हैपन, टू गैमेट्स विल बी देयर, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एट द टाइम ऑफ मैटिंग, तो व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे कम्बिनेशन देखेंगे तो कैपिटल टी विल ज्वाइन विद द स्मॉल टी, दिस टी विल ज्वाइन विद द स्मॉल टी, दिस टी विल ज्वाइन विद द स्मॉल टी एंड दिस टी विल ज्वाइन विद द स्मॉल टी। मतलब सारे के सारे कम्बिनेशन कैसे आएंगे? हाइब्रिड। इफ द पेरेंट्स वर प्योर होमोजाइगस, तो यहाँ पे प्योर होमोजाइगस पेरेंट P1 जनरेशन में दो प्योर प्लांट लिए, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, दोनों के गैमेटोजेनेसिस हुए, दो गैमेट्स अलग हुए।
इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म विच वर फॉर्म्ड देयर इन F1 जनरेशन वर हाइब्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whatever the organism is produced during the hybridization in pure homozygous plant, F1 will have hybrid। हम उसको F1 hybrid कहने की आदत ही डालने F1 जनरेशन में। whatever the organisms are produced, they all are hybridization or hybrid in the नेचर। अब इस हाइब्रिड जो प्लांट मिले थे F1 जनरेशन में, इनके बीच में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने का मतलब इन्हीं के पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और उन्हीं की स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यही होगा हाइब्रिड का, हाइब्रिड के साथ में क्रॉस कराना। तो जितने भी हाइब्रिड थे वो सारे के सारे टॉल थे, इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे फिर से वही गैमेटोजेनेसिस की कंडीशन होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा। एंड यू कैन ईजिली मेक अ क्रॉस बिटवीन दिस। कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ आ जाएंगे। कैपिटल टी विल बी क्रॉस विद द स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विल बी देयर। And here small t will be crossed with the capital T, so capital T and small t, and here small t will be crossed with the small t, so that will be small t। तो जो कैपिटल T और कैपिटल T हम पहले से देख चुके हैं, ये प्योर टॉल था तो यहाँ पे प्योर टॉल आ जाएगा। फिर कैपिटल T स्मॉल t आया था, दो कॉम्बिनेशन आए कैपिटल T और स्मॉल t के, तो ये हमने देखा था कैपिटल T स्मॉल t क्या हाइब्रिड थे और हाइब्रिड टॉल होंगे। स्मॉल t वर देयर, दैट इज ड्वार्फ, जो P1 जनरेशन का कैरेक्टर था। माय डियर चाइल्ड, ही वाज शॉक्ड while performing his cross experiment। उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन में F1 हाइब्रिड का यूज़ किया था, एंड इन F1 हाइब्रिड देयर वर नो dwarf plant, but in F2 generation he find out he recovered the dwarf plant also। This was a kind of shocking result for the Mendel। उन्होंने बताया F1 जनरेशन में उनका जो कंक्लूजन था, in F1 generation all the hybrid plants are there and all the hybrid plants were the tall। इन F2 जनरेशन प्योर प्लांट भी बने, हाइब्रिड प्लांट्स भी बने, और प्योर डोमिनेंट भी बना, प्योर हाइब्रिड डोमिनेंट भी बना, और प्योर रेसेसिव भी बना। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उनका जो कैलकुलेशन था, इन F2 जनरेशन द प्योर टॉल प्लांट वर रिकवर्ड, दैट इज 25%, हाइब्रिड टॉल प्लांट वर 50%, प्योर ड्वार्फ प्लांट वर 25%। तो उन्होंने रेशियो निकाला कि कितने तरीके से या किस तरीके से टॉल और ड्वार्फ प्लांट बने, किस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर आए। सो जब फिनोटाइपिक रेशियो देख रहे थे, जब वो कैरेक्टर का रेशियो देख रहे थे, तो दैट टाइम ही फाउंड 3:1 इज द रेशियो। 3 टॉल प्लांट, हियर यू हैव सीन 1, 2 and 3 पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ स्प्रिंग इज हैविंग, मतलब 2/3 of the total of spring is having the tallness, only 1 part is having the dwarfness। तो उन्होंने tall और dwarf का रेशियो क्या बनाया, 3:1 means 75% of the total plants produced in the F2 generation were tall while only 25% plants were the dwarf। Is it okay? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जब उन्होंने इनका जीनोटाइपिक रेशियो लिया तो उसमें 3 तरीके के कॉम्बिनेशन दिखाई दिए। एक तो प्योर टॉल दिखाई दिया, एक हाइब्रिड टॉल दिखाई दिया, और एक दिखाई दिया प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल वाज 25%, हाइब्रिड टॉल वाज 50% एंड प्योर ड्वार्फ वाज 1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिस्सा प्योर टॉल का, 2 पार्ट इज बीइंग कवर्ड विद द हाइब्रिड टॉल एंड 1 पार्ट इज कवर्ड विद द प्योर ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 प्योर टॉल, 2 hybrid tall, and dwarf is 1। So 25:50:25, 1:2:1। This was the observation of the Mendel by his own experiment। तो मेंडल के क्रॉस में ये तो क्लियर हो गया था कि कोई भी कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि दैट कैरेक्टर इज बीइंग एलिमिनेटेड और डिलीटेड आउट। व्हेनेवर द कैरेक्टर विल गेट चांस इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। फिर उन्होंने सेक्सुअलिटी को चेंज कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप ही चेंज द सेक्सुअलिटी ऑफ द प्लांट्स, मीन्स व्हाट, he performed the reciprocal cross। Suppose first time if the male plant was tall and the female was dwarf, so now what he did, he changed the sexuality, now female with the tall and the male with the dwarf। सेक्सुअलिटी को चेंज करने के बाद में he performed the cross and he was observed or he was able to observe the same type of the character, same type of the inheritance, same type of the ratio in all the generation। F1 will be hybrid in the reciprocal cross also, and F2 generation is 1:2:1 or 3:1 ratio was there। So out of the 2 characters of P1 generation, only 1 is expressed in F1 generation, ये हमने देखा ही है।
आउट ऑफ द टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर लिए थे हमने P1 जनरेशन में, टॉल एंड ड्वार्फ, और F1 जनरेशन में दोनों नहीं मिले, ओनली वन कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड एंड रिमेन अनदर कैरेक्टर रिमेन हिडन। जब सेल्फ क्रॉस कराया इसी F1 कैरेक्टर के बीच में, तो रीअपियरेंस ऑफ द P1 कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड, मतलब एक जनरेशन स्किप करके कैरेक्टर आया। दिस वाज द शॉकिंग। फर्स्टली द जनरेशन, हम क्या मानते हैं जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर जाता है, बट हियर वन कैरेक्टर स्किप द जनरेशन एंड अपीयर्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। Okay, so Mendel concluded the characters which expressed in the F1 generation, they are the dominant characters. The Mendel concluded the character which is going to express itself there in the F1 generation, that character is called as dominant character, which remains unexpressed, which remains hidden in F1 generation is called as recessive character. लेकिन recessive का मतलब ये नहीं कि that character is terminated. Recessive means the character which is not able to express itself in presence of the dominant gene. Whenever it will get chance, it will express itself. Okay, मेंडल ने कुछ और कंक्लूजन दिए। मेंडल का ये मानना था ईच ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स आर डिटरमाइनर्स आर द जीन्स, बट जीन्स वर्ड वाज नॉट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ मेंडल। सो मेंडल का ये मानना था ईच ऑफ द कैरेक्टर इज बीइंग रेगुलेटेड, इज कंट्रोल्ड बाय टू डिटरमाइनर्स, आर अ पेयर ऑफ डिटरमाइनर्स आर द फैक्टर्स। इन्हीं फैक्टर्स या डिटरमाइनर्स के लिए 1906 में जोहानसन ने जीन वर्ड का यूज किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेंडल के टाइम पे जीन वर्ड वाज नॉट देयर, सो दैट इज व्हाई ही यूज द वर्ड फैक्टर्स आर डिटरमाइनर्स। सो हियर ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज बीइंग रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द वन पेयर ऑफ द डिटरमाइनर्स आर फैक्टर्स, एंड लेटर ऑन द जोहानसन इन 1906 has used the word genes for those factors are determiners. Second point, he concluded the factors are separated during the process of spermatogenesis or gametogenesis. हमने देखा ही है जब क्रॉस हम परफॉर्म करा रहे थे, बहुत द कैरेक्टर्स आर बीइंग सेपरेटेड, है ना। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन बनता है ड्यू टू द मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, एंड द गैमेट्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। x प्लस एक्स था तो x और x अलग हो जाएगा, x प्लस वाई था तो x और y अलग अलग हो जाएगा, एंड दे विल सेपरेटली मूव इनटू द नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन होगा, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फैक्टर्स रैंडमली फ्यूज होते हैं टू परफॉर्म और टू एस्टेब्लिश द डिप्लॉयड सिचुएशन। तो फैक्टर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस एंड मूव सेपरेटली इनटू द ईच गैमेट, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड ड्यूरिंग द fertilization randomly these factors, these genes mute together, these gametes fuse together to perform the formation of the new cell, that is zygote, and the zygote is once again the mixture of the parent cells, mixture of the parent genes, mixture of the parent gametes, that is what the hybrid character, वो F1 में आपने देखा, F2 में देखा, जो 50% hybrid tall बन रहे थे। So this is what the observation of the Mendel. So after the Mendel's hybridization experiment, some basic terminologies related to the genetics, basic terminologies related to the crosses, related to the pattern of inheritance, we are going to understand now. So first of all, we are just going to understand some of the symbols here. We have used many of the symbols there in the cross. So one by one, all the symbols we are just going to understand. If P1 is written, so P1 is going to denote the parent generation. F1 is written, so first filial generation. F2 second filial generation. Filial means what? The daughter generation. So F1 generation first filial generation, F2 generation second filial generation, F3 generation third filial generation, and so on. If cross sign is there, so cross sign is going to express the mating or hybridization, reproductive relationship, mating process, hybridization process between the parents. If this sign is there, so that is going to express the 0 along with the arrow is going to the male parent or male offspring. If the 0 plus sign is there, so that is going to express the female offspring or the female parent. All the dominant characters has to be expressed by the capital letters, and whatever the recessive characters are there, so that will be expressed by the recessive of that capital letter only. All the dominant characters will be expressed by the capital letter, and all the recessive character will be expressed or denoted by the
small of that capital particular letter only. Suppose if tallness is being expressed by capital T, so dwarfness will not be expressed by the small d, instead it will be expressed by the small t. Are you getting my point? If the red color has been expressed by the capital R, so the white color will be expressed by the small r, not by the small w. So this is what, जो कैपिटल लेटर होगा डोमिनेंट के लिए उसी के स्मॉल लेटर से रेसेसिव को एक्सप्रेस करेंगे. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है, बहुत यूज होती है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, और आपने देखा ही होगा कि अभी तक में हमने कई बार इस टर्मिनोलॉजी को यूज कर दिया और कई बार इस चीज को समझा भी है. दिस वाज ओनली द मेंडल्स ऑब्जर्वेशन. इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स, सो the character which is going to express in F1 generation, first filial generation, are called as dominant characters, while the character which remains unexpressed in F1 generation is called as recessive character. So dominant character, recessive character, the character which expressed there in the F1 generation between the cross, when the cross is made between the two pure parents, तो उस कैरेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर. एंड व्हेन इट इज रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, द कैरेक्टर विच रिमेन अनएक्सप्रेस्ड in F1 generation, that is called as recessive character. अभी जस्ट हमने देखा the dominant character will be expressed with the capital letters, while the recessive character will be expressed by the small letter of that capital only from which the dominant letter or dominant character has been expressed. ध्यान रखने की बात यह है कि recessive character does not means the character which is going to be terminated. recessive character खत्म नहीं हुआ है, this is only unexpressed. whenever it get chance it will express itself. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था. in F2 generation once again the character of P1 generation, that is recessive, expressed. so this is what the condition. और recessive character किस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव में. डोमिनेंट कैरेक्टर किस में होगा, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मींस व्हाट, इन द hybrid condition as well as the dominant condition or homozygous condition. so dominant character is expressed under both the condition, homozygous and heterozygous, but recessive character will express only under the homozygous recessive situation. देखिए नेक्स्ट टर्म आ गया homozygous and heterozygous. होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है. होमोजाइगस मींस इफ द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर देयर, इफ ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स आर देयर, ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स आर देयर, तो वो होमोजाइगस कहलाएंगे. इन्हीं होमोजाइगस को हम प्योर लाइन कहते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई मिक्सचर नहीं होता है, तो दे आर कॉल्ड एज प्योर ब्रीडिंग और प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स. so in which both the factors or alleles or genes are similar are called as homozygous. so true breeding plants or characters are the pure lines in which both the factors or alleles or genes are similar, एक जैसे हैं, they are called as homozygous. जैसे टॉलनेस दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकती है, हमने देखा हुआ है, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में. तो कैपिटल टी और कैपिटल टी आ रहा होगा टॉलनेस के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, होमोजाइगस. ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी दोनों जीन एक जैसे हो गए, दोनों फैक्टर एक जैसे हो गए, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. तो ये कंडीशन व्हेन बोथ द जीन्स आर similar to each other, that is called as what, homozygous. दोनों genes for a particular characters are similar to each other, then this is called as homozygous. while vice versa to each, जब एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे, then this is called as heterozygous. so if the genes or alleles are different from a particular character are called as heterozygous. if the genes or alleles are different for a particular character are called as heterozygous. if the genes or alleles are different for a particular character are called as heterozygous. मतलब यदि जीन्स या एलिल्स किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अलग अलग होंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में हाइब्रिड बनेगा, तो वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस. लाइक दैट टॉलनेस के लिए हमने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड इज देयर, सो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस में कैपिटल टी और कैपिटल टी था, स्मॉल टी और स्मॉल टी था, और हेट्रोजाइगस में उसी कैरेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, दो अलग अलग लेटर, दो अलग अलग जीन्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर. दिस इज व्हाट द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. नेक्स्ट टर्म एलिल्स एंड एलिल्स आर एलिलोमार्फ. एलिलोमार्फ की बजाय एलिल ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत कॉमन टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टूडेंट्स को हमेशा समस्या होती है इसको समझने में. so just focus on that term. that term was used by बैटसन एंड सॉन्डर्स देयर in 1902. बैटसन और सॉन्डर ने यूज़ किया था.
First of all, I am reading out all the definition whatever is written. The pair of a gene representing two alternatives of the same character located on the same locus of the homologous chromosome called alleles. A pair of a gene representing two alternative of the same character located on the same locus of the homologous chromosome called as allele. मतलब कहने का ये है कि किसी भी एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होते हैं. यू अंडरस्टैंड वेल. कैरेक्टर इज हाइट, contrast form is tallness and dwarfness. Character is color of flower, contrast form is red and white. Character is the position of flower, the contrast form is terminal and axial. The character is shape of the pod, inflated and constricted. Character is the shape of shade, राउंड एंड रिंकल. तो हर एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होंगे और हर एक फॉर्म को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन होगा. मतलब कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग फॉर्म है, तो दोनों को रेगुलेट करने के लिए, दोनों को कंट्रोल करने के लिए जीन्स के दो अलग अलग फॉर्म होंगे और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के लिए एलिल्स कहलाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द पेयर ऑफ द जीन्स रिप्रेजेंटिंग टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर, टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर, टाल एंड ड्वार्फ, रेड एंड वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके, राउंड, रिंकल्ड, ये दो अल्टरनेटिव हो गए. तो हर अल्टरनेटिव को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग जीन्स होंगे. इन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलिल्स. एलिल फॉर ईच अदर. जैसे कैपिटल टी इज द एलिल फॉर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज द एलिल फॉर कैपिटल टी. ये समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के एलिल होंगे, एक दूसरे के लिए अपोजिट कैरेक्टर एक ही होगा लेकिन फॉर्म अपोजिट होगा. स्मॉल टी विल नॉट able to control the capital T and capital T small t की जगह पे यूज नहीं होगा. दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री हैं. नेक्स्ट वन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. Phenotype, the external appearance, external morphological appearance of any of the organism is called as phenotype. External morphological appearance, बाहर से वो देखने में कैसा दिखाई देता है, that is called as phenotype. फ्लावर का कलर लाल है, सफ़ेद है, प्लांट हाइटेड है या ड्वार्फ है, सीड रिंकल्ड है, राउंड है, कलर उसका येलो है, ग्रीन है, ये सारे के सारे उसके फिनोटाइप कहलाएंगे. एंड दिस फिनोटाइप्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप. ये सारे के सारे फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वॉट एवर द जीनोटाइप इज देयर. तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जीनोटाइप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर्टेनिंग टू अ कैरेक्टर कॉल्ड जीनोटाइप. सो एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जैसा बाहर से दिखाई देता है वो उसका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर्टेनिंग टू द कैरेक्टर कॉल्ड जीनोटाइप. उसका जेनेटिक मेकअप क्या कहलाएगा? जीनोटाइप. जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये सारे के सारे टर्म क्या होते हैं? उसके जीनोटाइप होते हैं. एंड फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप. नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड द ट्राईहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब मोनो प्लस हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब सिंगल, मोनो हाइब्रिड. तो यदि एक ही कैरेक्टर की एनालिसिस की जा रही हो और द क्रॉस इज मेड टू परफॉर्म, क्रॉस इज मेड टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस और इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओनली, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड. इफ अ क्रॉस इज observed, if a cross is done to understand the inheritance of a single character, then it is called as monohybrid cross. ऐसा क्रॉस जो एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को समझाने के लिए किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर इज बीइंग मेंटेन्ड और ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम और डिटेल में ये चीज़ें करेंगे, लेकिन आपके लिए नीट के लिए, हर एग्जाम के लिए इनके रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू क्रैम इट. सो जीनोटाइपिक रेशियो फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमेशा 1:2:1 आएगा, रटना है आपको. 1:2:1 इज द जीनोटाइपिक रेशियो फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. 1:2:1 हम प्रूव कर चुके हैं बाय द मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. 1 मीन्स 25% प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट. अब अपन होमोजाइगस वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द होमोजाइगस. सो 25% पेरेंट्स, 25% आर द प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, रेस्ट 50% इज heterozygous dominant, rest 25% is pure homozygous recessive. So that is why the characteristic ratio is 1:2:1:1. 1:2:1, that is called as 1:2:1 is the genotypic ratio. हमने देखा कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या होगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो.
1:2:1, और फिनोटाइप में हम देखते हैं तो वहाँ पे 75% होते हैं प्लांट, वो 75% प्लांट डोमिनेंट होते हैं, ओनली 25% प्लांट्स आर द 25% प्लांट्स आर द रेसेसिव वन। तो इसलिए रेशियो हमेशा कैसा आएगा, 3:1। रिमेंबर, इन केस ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, इन केस ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2, होमोजाइगस रेसेसिव 1। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, 3:1 में डोमिनेंट इज टू रेसेसिव। ओके, ध्यान रखना है, जो रेशियो पूछा जाता है वो हमेशा F2 जनरेशन के लिए पूछा जाता है। F1 जनरेशन में तो 100% डोमिनेंट आता है विद द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो रेशियो विल बी आस्क्ड ओनली फॉर द F2 जनरेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हम किसी दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं तो वी आर टेकिंग टू कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओनली the inheritance of one character. Dihybrid cross, two pair of the characters are taken together to understand the inheritance, और इसका रेशियो जब भी आएगा तो वो 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। जब तीन कैरेक्टर एक साथ लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब टू कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, ट्राई हाइब्रिड मीन्स थ्री कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर। तो थ्री कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर लेंगे तो क्या कहलाएगा आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है 27:9:9:3:3:3:1। टोटल 64 प्लांट्स बनते हैं इन केस ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। In case of dihybrid cross, only 16 plants are being formed there in F2 generation. In monohybrid cross, 3+1, 4 plants are formed. Monohybrid cross में 4, dihybrid cross में 16, trihybrid cross में 64, और टेट्रा हाइब्रिड में जाएंगे तो 256। ये बढ़ती जाती है। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस, हेक्सा हाइब्रिड क्रॉस। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना। सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप हम क्या करते हैं, 2 to the power of n इंटू 2 to the power of n। क्यों 2 to the power of n इंटू 2 to the power of n लगा रहे हैं? एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट दोनों के लिए यूज़ करेंगे तो दोनों का मिला के जो आएगा वो फिनोटाइप का टोटल नंबर आएगा, ये जीनोटाइप का टोटल नंबर आएगा। सो 2 to the power of n इंटू 2 to the power of n। सो इफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज देयर, so n is equal to 1, n is equal to number of characters, so number of character is 1, so monohybrid 2:1, 2:1, so 2 into 2 is to 4, so 3 is plus 1 4। अब डाई हाइब्रिड में ले लिया 2 to the power 4, 2 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं 2 to the power 3, 2 to the power 3, सो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 8 इंटू 64। अगर हम इसी को टेट्रा हाइब्रिड में लाएंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 16 256 लाइक दैट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। नॉर्मली 2 to the power of n पॉसिबल कम्बिनेशन देखा जाता है और उसी में उतने ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपको पॉसिबल जीनोटाइप पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट बैक क्रॉस इज द नेक्स्ट वन। बैक क्रॉस का मतलब होता है the cross of F1 hybrid to the parent generation. Cross of F1 hybrid to the parent generation is called as back cross. F1 हाइब्रिड का पेरेंट जनरेशन से क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाएगा। अब F1 हाइब्रिड पेरेंट में क्रॉस करेगा तो दो तरीके के पेरेंट हैं, प्योर डोमिनेंट है और प्योर रेसेसिव है। तो प्योर डोमिनेंट के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो कंप्लीट पेरेंट इन द F2 जनरेशन, सॉरी जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस प्योर डोमिनेंट के साथ में कराएंगे तो ऑल द इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन विल बी डोमिनेंट, सारे के सारे डोमिनेंट बनेंगे। बट इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड टू द रेसेसिव पेरेंट तो वहां पे डोमिनेंट और रेसेसिव की इक्वल नंबर आएगी, इक्वल रेशियो आएगा डोमिनेंट और रेसेसिव का। ये क्लियर हो रहा है अपने को, ये समझ में आ रहा है। द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड टू द पेरेंट इज बैक क्रॉस। अब वहाँ पे पेरेंट दोनों है डोमिनेंट और रेसेसिव, तो F1 हाइब्रिड इज बीइंग क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट। सो इन F2 जनरेशन ऑल द इंडिविजुअल विल बी द डोमिनेंट वन। और यदि रेसेसिव के साथ में क्रॉस कराया गया है तो वहाँ पे 50% डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएंगे और 50% रेसेसिव कैरेक्टर आएंगे। ओके, तो F1 हाइब्रिड का जब क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ में तो दैट टाइम 50% ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% ऑफ द रेसेसिव फिनोटाइप विल बी अपीयर्ड।
टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर चाइल्ड. जस्ट गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन इन योर नीट एग्जामिनेशन. 100% श्योर क्वेश्चन होता है यहाँ से. रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर मैनी टाइम इन द बोथ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. अभी आपने जो बैक क्रॉस देखा है उसमें से सेकेंड हाफ दैट आई हैव डिस्कस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का मतलब द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड टू द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराना इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. सो व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट देन द क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा? व्हेन F1 हाइब्रिड इज बीइंग क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है. ध्यान रखें, test cross is performed. What is the objective behind the test cross? So test cross is performed to find out the unknown genotype of the known phenotype. आपको ये तो पता रहता है कि लाल कलर का फ्लावर है, बट ये लाल कलर का फ्लावर होमोजाइगस है कि हिट्रोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कराते हैं. समझ में आ रहा है? If we are having a phenotype in front of us, so how can we find out the unknown genotype? तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कराया जाता है. यहाँ पे अगर ध्यान देने की बात है कि अगर दोनों प्योर कैरेक्टर होंगे तो प्योर कैरेक्टर के केस में 100% न्यू प्लांट्स बनेंगे, 100% डोमिनेंट कैरेक्टर बनेगा. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द फिनोटाइप इज कम्प्लीटली डोमिनेट और कम्प्लीटली होमोजाइगस. बट अगर 50-50% वहाँ पे होमोजाइगस और 50-50% डोमिनेंट और रेसेसिव आ रहा है तो इस सिचुएशन में हिट्रोजाइगस सिचुएशन होगी पेरेंट्स की. तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये क्रॉस कराया टॉल और ड्वार्फ के बीच में. F1 जनरेशन में हाइब्रिड बना, दैट इज टॉल. अब टेस्ट क्रॉस कराना है तो हमको इसका क्रॉस किसके साथ में कराना होगा? हिट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस किससे कराना होगा? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ में. तो ड्वार्फ के साथ में क्रॉस कराया. अब क्रॉस रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ये गैमेटोजेनेसिस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, इनके साथ में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. सो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों टॉल हो गए. स्मॉल टी दोनों ड्वार्फ. 25% टॉल, 25% टॉल, 25% ड्वार्फ, 25% ड्वार्फ. तो ये मिला के 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ मीन्स व्हाट? both the dominant and recessive characters appears in the same quantity. ठीक है, दोनों एक जैसी क्वांटिटी में आए, दोनों बराबर क्वांटिटी में आए. 50% डोमिनेंट कैरेक्टर, 50% रेसेसिव कैरेक्टर. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि दैट फिनोटाइप इज ऑफ हिट्रोजाइगस टाइप. यदि यहीं पे सारे के सारे डोमिनेंट आ जाते, सारे के सारे टॉल आ जाते, देन द जीनोटाइप ऑफ द फिनोटाइप विल बी और मस्ट बी द होमोजाइगस. ओके, अब रेशियो की बात करते हैं तो हिट्रोजाइगस डोमिनेंट इज 50%, होमोजाइगस रेसेसिव इज द 50%. माय डियर चाइल्ड, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस. ध्यान रखना है, रटना है हमेशा आपको. 1:1 इज द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस. Number of times the question has been asked कि what will be the ratio of test cross. So ratio of test cross you can understand 1:1:1:1:1. But 50% tall, 50% dwarf. So 50% tall, 50% dwarf. 1:1 is the ratio of tallness and dwarfness. Dominant, heterozygous dominant and recessive. Dominant and recessive दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:1. This is what the टेस्ट क्रॉस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ नोन फिनोटाइप. यदि रेशियो 1:1 आया देन द जीनोटाइप इज हिट्रोजाइगस. If 100% dominant plants are there, 100% dominant characters are there, then the genotype will be homozygous. So this is what all about from my side for today. We'll move on to the some more topics from next lecture. So till the time, thank you.